ये हो गया 3, 4 और 5। अभी तो और पड़े हैं मेरे पास 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके can form an isotope of the original nucleus with the emission of particles। ऑप्शन ए है 1 अल्फा एंड 4 बीटा, 1 अल्फा एंड 4 बीटा। ऑप्शन बी है 1 अल्फा एंड 2 बीटा। ऑप्शन सी है 1 अल्फा एंड 1 बीटा। और ऑप्शन डी है 4 अल्फा एंड 1 बीटा। 4 अल्फा एंड 1 बीटा। A radioactive decay can form an isotope of the original nucleus with the emission of the particles। एक एग्जैक्ट आइसोटोप कब बन सकता है? ऑप्शंस दिए हैं आपको 1 अल्फा एंड 4 बीटा, ठीक है, 1 अल्फा एंड 4 बीटा। फिर आपको ऑप्शन दिया है 1 अल्फा एंड 2 बीटा। फिर आपको ऑप्शन दिया है 1 अल्फा एंड 1 बीटा। और फोर्थ ऑप्शन दिया है 4 अल्फा एंड 1 बीटा। आइसोटॉप बनाना है, आइसोटॉप। क्या आंसर आएगा? बी आएगा। बी कैसे आएगा? बी आंसर कैसे आएगा? जब अल्फा पार्टिकल का एमिशन होगा, अल्फा पार्टिकल का एमिशन होगा तो जो मास नंबर है और जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा, मास नंबर 4 से कम हो जाएगा। और बीटा पार्टिकल का जब एमिशन होगा तो जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से 1 से इंक्रीज होगा, है ना। तो आपको क्या बनाना है? आइसोटॉप बनाना है। तो आइसोटॉप बनाना है तो उसके लिए 2 बीटा पार्टिकल लगेंगे और एक क्या लगेगा? अल्फा पार्टिकल। भाई आइसोटॉप मतलब जिसके प्रोटॉन नंबर क्या हो? सेम हो। तो आइसोटॉप के अंदर प्रोटॉन नंबर अगर सेम करना है तो अल्फा पार्टिकल का एमिशन मतलब कि अगर आपके पास प्रोसेस ऐसा चल रहा है, यहां हो गया Z, यहां हो गया A, अल्फा पार्टिकल का एमिशन करा दिया तो ये बन जाएगा Z-2Y और A-4। अब इसको आइसोटॉप बनाना है तो इसके लिए आपको बीटा माइनस डीके कराने पड़ेंगे, दो बीटा माइनस डीके होंगे तो ये बन जाएगा वापस से Z और यहां पर हो जाएगा A। ये जो Y है, Y या Z जो भी बनेगा आइसोटॉप मान लो ये बन जाए K, बन जाए K, तो ये बन जाएगा A-4। तो अब ये आइसोटॉप हो जाएगा इसका। तो इसके लिए आपको एक अल्फा पार्टिकल और 2 बीटा पार्टिकल लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 7। द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स emitted by a radioactive substance is twice the number of alpha particle emitted by it। The resulting daughter is n। ऑप्शन ए है आइसोमर,
ऑफ पेरेंट, ऑप्शन बी है आइसोटोन ऑफ पेरेंट, ऑप्शन सी है आइसोटोप ऑफ पेरेंट, आइसोटोप ऑफ पेरेंट, और ऑप्शन डी है आइसोबार ऑफ पेरेंट। देखो ये जो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा हुआ है, उसी को न्यूमेरिकल लैंग्वेज में ना पूछकर थ्योरेटिकली आपसे क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ लिया है। तो सेम कहानी पूछी जा रही है कि नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिटेड बाय अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज ट्वाइस द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि जितना अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है उससे 2 गुना ज्यादा बीटा पार्टिकल्स का एमिशन हो जाता है। तो जो फाइनल डॉटर न्यूक्लियाई होगी वो पेरेंट न्यूक्लियाई का क्या होगा? आइसोटोन मतलब न्यूट्रॉन की संख्या सेम, आइसोटॉप मतलब प्रोटॉन की संख्या सेम, आइसोबार मतलब एटॉमिक मास सेम। क्या आ जाएगा? आइसोटॉप। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन पूछा गया है पर उसको पूछने का तरीका अलग है। उसको जो क्वेश्चन है उसको पूछने का तरीका चेंज हो गया, क्वेश्चन क्या है? सेम है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है उसमें। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 8। A fraction f1 of a radioactive sample decays in one mean life and fraction f2 decays in one half life, then ऑप्शन ए है f1 greater than f2, ऑप्शन बी है f1 less than f2, ऑप्शन सी है f1 equals to f2, और ऑप्शन डी है either of A, B or C, either of A, B or C depending on the values of the mean life and half life, depending on the values of the mean life and half life। बताइए क्या आंसर आएगा? A fraction f1 of radioactive sample decays in one mean life। ठीक है, फ्रैक्शन f1 ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल डिकेज इन वन मीन लाइफ एंड फ्रैक्शन f2 डिकेज इन वन हाफ लाइफ। एक वन मीन लाइफ में है और एक है वन हाफ लाइफ में। तो f1 और f2 के बीच में क्या रिलेशन होगा ये हमसे पूछा गया है। भाई अभी मैंने आपको रिलेशन बताया था, क्या रिलेशन था? सिंस मीन लाइफ टाउ इक्वल्स टू होता है 1.44 टी हाफ, क्योंकि मीन लाइफ हमेशा ज्यादा होती है किससे? हाफ लाइफ से। तो फ्रैक्शन ऑफ f1 रेडियोएक्टिव सैंपल जो है वो मीन लाइफ में जा रहा है, p क्यों आएगा? एंड फ्रैक्शन ऑफ f2 डिकेज इन हाफ लाइफ, तो ये ज्यादा होगा ये कम होगा, सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। f1 ग्रेटर देन f2, ये आंसर आ गया। ए आंसर आ गया ना भाई। ये रिलेशन देखो ना आप, ये तो हमेशा ज्यादा ही होगी, कुछ भी वैल्यू हो जाए ये तो हमेशा ज्यादा होगा।
मीन लाइफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द हाफ लाइफ बाय 1.44। तो मीन लाइफ हमेशा ज्यादा होने वाली है टी हाफ से। तो ये क्वेश्चन ये तो आपका गलत ही हो गया पूरा पूरा, डिपेंड ही नहीं कर रहा। वैल्यू क्या रहेगी, वैल्यू तो कुछ भी हो जाए, ये जो स्टेटमेंट है वो तो सही है, यानी कि मीन लाइफ हमेशा ज्यादा होने वाली है। फिर ये भी अगर है तो ये पॉसिबल है ही नहीं। और अगर मीन लाइफ इसकी ज्यादा होगी तो इसका फ्रैक्शन ऑफ डिके ज्यादा होगा, और इसका फ्रैक्शन ऑफ डिके क्या होगा, कम होगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ गया। फ्रैक्शन ऑफ डिके क्या होता है उसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, मैं फ्रैक्शन का क्वेश्चन करा देता हूं आपको, उससे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्लूटोनियम डिकेज with half life of 24,000 years. 24,000 years. If plutonium is stored for 72,000 years, the fraction of it that remains is, ऑप्शन ए है 1/8, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है 1/4 और ऑप्शन डी है 1/2। प्लूटोनियम की जो डिके है विद हाफ लाइफ के साथ उसका जो डिके है, मतलब हाफ लाइफ जो उसकी है वो है 24,000 ईयर्स प्लूटोनियम की, और उसको 72,000 ईयर्स तक स्टोर किया जाता है। तो फ्रैक्शन ऑफ इज दैट रिमेन्स, फ्रैक्शन जो है वो निकालना। तो आप यहां से वैल्यू निकाल लीजिए किसकी, एन की, है ना। मतलब एन की वैल्यू का मेरा मतलब है कि आपको T/T हाफ ये निकाल लेना है। तो T की वैल्यू कितनी है 72, और हाफ लाइफ आपको कितनी दे रखी है 24, तो ये आ गया 3। अब फ्रैक्शन ऑफ इट दैट रिमेन्स, मतलब फ्रैक्शन ऑफ इट दैट मतलब इसका मतलब हो गया N/N0, ये है फ्रैक्शन रिमेनिंग। तो अब आपको शायद इसके पहले वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जिसको हम F बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन रिमेनिंग। फ्रैक्शन डिके अगर निकालना है कितना डिके हो गया, तो फ्रैक्शन डिके अगर आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे 1 - F, टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होती है तो 1 - F करोगे। तो N/N0 आपको निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे 1/2 पावर n, तो 1/2 पावर क्या कर दोगे 3, तो ये आ जाएगा 1/8, तो आंसर आ जाएगा 1/8। ठीक है, तो फ्रैक्शन का मतलब होता है ये। अब फ्रैक्शन का मतलब आपको समझ में आ गया, तो आपको जो पहले वाला क्वेश्चन है वो इजीली समझ में आ जाएगा कि किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, कौन सा फ्रैक्शन ज्यादा होगा। एक को रिलेट कर रखा है हाफ लाइफ से, एक को रिलेट कर रखा है किससे, मीन लाइफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10, टेक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Take out the incorrect statement from the following. ऑप्शन ए है बीटा एमिशन फ्रॉम द न्यूक्लियस। Beta emission from the nucleus is always accompanied
accompanied with a neutrino, with a neutrino। हमें इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है ना, ठीक है। सेकंड है द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल emitted from a given nucleus, emitted from a given nucleus is always constant, is always constant। ऑप्शन सी है गामा रेज एमिशन, gamma rays emission makes the nucleus more stable। और ऑप्शन डी है न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट, न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्स जो है वो चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, तो सही करो, न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट। हाँ जी, इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पिक करना है। तो पहला डी जो ऑप्शन है वो सही है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स एक्सचेंज फोर्स होते हैं। ये मैं आपको थ्योरी में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, तो ये स्टेटमेंट सही है डी। तीन तरह के हमारे पास एमिशन होते हैं, उसको स्टेबल बनाने के लिए अल्फा, बीटा और गामा। और जब गामा एमिशन हो जाएगा तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा तीनों, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही है। फिर सेकंड स्टेटमेंट बोला है द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम अ गिवन न्यूक्लियस इज ऑलवेज कांस्टेंट। सही है, ये बात बिल्कुल सही है। एनर्जी रेंज की वैल्यू फिक्स आएगी, कितनी आएगी? 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, जिसकी एवरेज वैल्यू आ जाती है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहला वाला जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा है बीटा एमिशन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज ऑलवेज अकम्पनीड विद अ न्यूट्रिनो। ऐसा कोई जरूरी नहीं, ये एंटी न्यूट्रिनो भी निकलेगा, क्योंकि बीटा माइनस एमिशन जो है वो तो हमेशा किसके साथ निकलता है? एंटी न्यूट्रिनो के साथ निकलता है। बीटा माइनस जो है वो हमेशा किसके साथ निकलता है? एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो किसके साथ निकलेगा? बीटा प्लस। तो इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्लियर है? with half life 2R decays giving a stable element Y, after a time t, ratio of x and y atoms is 1:16। time t is ऑप्शन ए है 6 hours, ऑप्शन बी है 4 hours, ऑप्शन सी है 8 hour और ऑप्शन डी है 16 hour। बताओ भाई क्या आंसर आएगा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट X विद हाफ लाइफ 2 hour, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कोई X जिसकी हाफ लाइफ है 2 hour, डिके गिविंग अ स्टेबल एलिमेंट Y, ये स्टेबल एलिमेंट Y दे रहा है, ये 2 hours है hours। आफ्टर अ टाइम t, रेशियो ऑफ X एंड Y एटम इज 1:16। एक्स और वाई का जो रेशियो है वो 1:16 हो जाता है। टाइम टी इज, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, n/n0 इक्वल्स टू 1/2 पावर n। तो ये हो गया 1/2 पावर 4 इक्वल्स टू 1/2 पावर n, n की वैल्यू हो गई 4। तो ये हो गया t/2 इक्वल्स टू 4, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, t/2 t/2। तो t जो है ये हो गया t/2 की जो वैल्यू है वो 2 hours हो गई, और ये हो गया 4, तो यहां से t की वैल्यू हो गई 8 hours। तो आंसर आ गया 8 hours।
क्लियर है यहां तक?